गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हम लोग लेके चले थे आपके उत्तराखंड के जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो पोर्शन था, उसमें पहला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे जिसका नाम था महापाषाण कालीन संस्कृति या फिर महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथिक संस्कृति भी हमने उसे नाम दिया हुआ है। और साथ साथ में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपैरिजन किया था आपके साउथ इंडिया और उत्तराखंड में पाए जाने वाले समाधानों की प्रकृति या फिर समाधानों के जो प्रकार या फिर बनाने का जो उनका प्रकार था या बनाने की जो पद्धति थी, उनमें थोड़ा कंपैरिजन हम लोगों ने क्या किया लास्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने चेक किया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आपके उत्तराखंड में मिले हुए जो समाधान है या फिर जो बरियल्स है उनको चेक करेंगे और कौन कौन से प्रकार महापाषाण कालीन समाधान हमको मिलते हैं उनको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे चेक करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के सेशन को। चलिए देखिए, तो हमारा जो मेन पॉइंट चल रहा था वो था महापाषाणिक संस्कृति। तो मेगालिथिक कल्चर हम लोगों ने इसको क्या दिया था, नाम दिया हुआ था। ठीक, अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड में महापाषाणिक जो समाधान है या फिर मेगालिथिक जो बरियल्स हैं वो सबसे पहले किसने ढूंढ निकाले और कहां से ढूंढ निकाले, है ना, और कब ढूंढ निकाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नोट करके एक पॉइंट को यहां पर छोड़ देंगे। नोट क्या होगा कि देखिए 1856 की मैं बात करता हूं, कब की बात चल रही है 1856 में। 1856 में देखिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है ये समय चल रहा है आपके अंग्रेजों का समय, जिस समय पर आपके अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व छोड़ दिया था या फिर प्रभुत्व जमा रखा था, है ना, छोड़ा तो नहीं पर जमा रखा था, है ना, ये कह सकते हैं। साथ साथ में हमने ये देखा हुआ है कि इस दौरान ही 1853 1854 की अगर मैं बात करूं तो इसी दौरान आपके इंडिया में रेल लाइन भी बिछाई जा रही है ना। और साथ साथ में जो इस समय पर भारत के जो गवर्नर जनरल चल रहे हैं उनका नाम क्या था, डलहौजी। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखिएगा कि डलहौजी, यहां पे लिख लेते हैं, डलहौजी का जो टाइम पीरियड जो चलता है वो 1848 से लेकर 1856 तक आपका चलता है। कब तक चलेगा, 1848 से लेकर 1856 के बीच में डलहौजी का शासनकाल, यानी कि डलहौजी जो है वो भारत में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल बनके रहेंगे या फिर भारत में गवर्नर जनरल बनके रहेंगे। क्लियर। और इन्हीं के दौरान ही मुंबई टू ठाणे, आपने हमेशा एक क्वेश्चन सुना होगा कि मुंबई टू ठाणे रेलवे लाइन बिछाई गई है, तो आपके डलहौजी के शासनकाल में ही 53-54 के दौरान ये आपकी बनाई गई है। और एक और बात को ध्यान रखिएगा, इसी दौरान 1853 की अगर हम 1853-54 की अगर हम बात करते हैं तो इसी दौरान एक और काम किया जा रहा है कि हड़प्पा स्थल की खोज आपकी की गई है ना। चलिए आगे चल के हम बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास की जो वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो वहां पे आप लोगों ने बिल्कुल समझा होगा कि क्या मामला चल रहा है आपके हड़प्पा स्थलों को खोजने का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का। क्लियर। उसी प्रकार से उत्तराखंड में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता या फिर अंग्रेज हम लोग कह सकते हैं, तो अंग्रेज एक विद्वान हैं जिनका नाम होगा आपका हेनवुड। कौन होंगे, हेनवुड। देखिए 1856 में हेनवुड नामक, मैं ब्रिटिश लिख लेता हूं यहां पर ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ब्रिटिश है ये। हेनवुड नामक पुरातात्विकवेत्ता, पुरातात्विकवेत्ता। क्लियर। पुरातात्विकवेत्ता का मतलब कि आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो पुरानी चीजों को ढूंढने का काम करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पुरातात्विकवेत्ता बोला जाता है।
तो हेनवुड ने 1856 में क्या किया, देखो नामक जो पुरातात्विक वेत्ता हैं ने देवीधुरा, कहां, देवीधुरा, देवीधुरा कहां पर पड़ता है उत्तराखंड में, तो ये पड़ता है आपका चंपावत में। क्लियर। तो हेनवुड नामक पुरातात्विक वेत्ता ने देवीधुरा चंपावत से सबसे पहले महापाषाणिक शवाधान ढूंढे। ठीक हो गया ना, क्योंकि हेनवुड ने ही सबसे पहले ये ढूंढ निकाले हैं आपके उत्तराखंड में देवीधुरा चंपावत से। तो हम सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता, उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हैं द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन उत्तराखंड किससे बोला जाता है, तो वे कौन होंगे, हेनवुड आपके पास में होंगे। तो मैं यहां पर आप अलग से पॉइंट लिख सकते हैं, मैं यहीं पर एक नोट कोड कर देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता किन्हें बोला गया है, आपके हेनवुड को बोला गया है। ये उसी प्रकार की बातें हैं जैसे कि जब आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम होगा कनिंघम। क्या नाम आता है, कनिंघम। तो आपके भारत में जिनको पुरातत्व का जन्मदाता बोला जाता है तो वे आपके कौन होंगे, कनिंघम होंगे। कहीं कहीं पर इन्हें कर्निंघम भी कहा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनिंघम और कर्निंघम आपके एक ही हैं। तो हमने ये समझ लिया कि उत्तराखंड में तो भाई आपके जन्मदाता, और 1856 में देवीधुरा नामक स्थान से इन्होंने ही इन चीजों को ढूंढ निकाला था। क्लियर बात होगी ना। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां तक हमने मामला क्लियर कर लिया। देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, स्नैपशॉट आप लोग खींच सकते हैं। क्लियर, ये पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उत्तराखंड में हमारे पास में जो समाधान प्राप्त हुए हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से समाधानों के प्रकार जो उत्तराखंड से प्राप्त होते हैं उनको एक बारी चेक कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अच्छा, एक बात को ध्यान रखें, जो बातें आपको अलग से हम लोग यहां पर नोट डाउन करवाते हैं तो आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये भले ही मैंने आपसे भी एक जब पहली वीडियो हमारी बन रही थी, इससे पहली वाली वीडियो, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है डायमेंशंस को लेकर चलेंगे क्योंकि एक ही तरफ पढ़ना थोड़ा सही नहीं होता, आपको एक टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक मिलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ में आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको नोट डाउन कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महापाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, शवाधानों के प्रकारों को थोड़ा चेक कर लेते हैं। कौन कौन से समाधानों के प्रकार होंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। समाधानों को बरियल्स बोला जाता है, प्रकार ऑब्वियसली टाइप हो गए। क्लियर। तो देखिए हमारे पास में दो प्रकार के समाधान मिलते हैं। एक होता है, उसे कहा जाता है प्रस्तर पेटिका समाधान। क्या बोल देते हैं, प्रस्तर पेटिका समाधान। इस प्रस्तर पेटिका समाधान को आप लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सिस्ट बरियल्स कह देते हैं। सिस्ट बरियल्स कह देते हैं। आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, आप उसे सिस्ट बरियल्स या फिर सिस्ट समाधान भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें। क्लियर हो गया।
प्रस्तर पेटिका समाधान को एक और नाम आप लोग दे सकते हैं, हम इसे ताबूत भी कह देते हैं नॉर्मल तरीके से। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं? ताबूत भी हम उसे बोल देते हैं। दूसरा प्रकार यहां पे देखने को मिलता है जिसको हम लोग, देखो ये प्रस्तर पेटिका, मैंने आपसे कहा भी था कि प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर की क्या बना रखी है? पेटी बना रखी है, और उस पेटी के अंतर्गत क्या रखा जाता है? आपके समाधानों को शवों को, डेड बॉडीज को रख दिया जाता है। दूसरा हमारे पास में समाधानों के प्रकार में प्राप्त होता है, इसे कहते हैं घट शवाधान। घट शवाधान, ध्यान रखिए ये घट जो है वो संस्कृत का शब्द है, और जिसका मतलब होता है हिंदी में घड़ा, है ना, जिसमें हम लोग पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो घट संस्कृत का शब्द है, और ये आपका मतलब होता है इसका घड़ा। तो घट समाधान हमको प्राप्त होते हैं। घट समाधान को आप लोग इंग्लिश में कह देते हैं अर्न बरियल्स। क्या कह देते हैं? अर्न बरियल्स हम लोग इसे कह देते हैं। ये मामला भी क्लियर हुआ। अर्न बरियल्स को एक और नाम हम लोग दे सकते हैं यहां पर, देखिए, या फिर आप इसे क्या बोल देते हैं? कलश समाधान। क्या बोल देते हैं? कलश समाधान। हमने इसे कलश क्यों बोला? देखिए, आप लोगों ने जब आप लोग देखो, हमारे यहां पर हिंदू प्रथाओं में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है कि जब शादी विवाह वगैरह जो ये प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, या पूजा वगैरह जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनमें आपने देखा होगा मांगलिक कार्यों में जो एक छोटा सा घड़ा रखा जाता है जिसमें गंगा जल को रखा जाता है, और गंगा जल को पूजने के लिए, यानी कि जो भी पवित्रता दर्शाने के लिए किया जाता है ना, तो उस प्रकार के कलश आप लोगों ने देखे होंगे। अगर हम इसका पिक्चर थोड़ा देखें तो घड़ा आपका कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो इस प्रकार के समाधान हमको प्राप्त होंगे, आगे भी हम लोग चेक करेंगे। ताबूत की हम बात करें तो ताबूत तो आपको पता ही है, और आपने डेफिनेटली कहां पे देखा होगा? ईसाई लोग जब शवों को, डेड बॉडीज को दफनाते हैं तो एक ताबूत में रखा जाता है, तो उसी प्रकार के ताबूत हमको क्या होंगे? यहां पर देखने को मिलेंगे। इस समाधान के बारे में देखिएगा, प्रस्तर पेटिका समाधान में मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बात बता भी दी थी पुरानी वाली वीडियो में, इससे पहली वाली की। और अब चेक कर लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन से हिस्सों से हमको जो है प्रस्तर पेटिका समाधान देखने को मिलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से स्थान होंगे, देखिएगा। वैसे तो कई सारे स्थान हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट हैं हम उन इंपॉर्टेंट की तरफ ही थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्थान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास में होगा मलारी गांव। और मलारी गांव के बारे में आपने पुरानी वीडियोस को अगर चेक किया होगा तो वहां पे आपने देखा कि मलारी गांव ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा चमोली में। तो चमोली से हमको क्या प्राप्त होता है? मलारी गांव चमोली से हमको प्रस्तर पेटिका विशिष्ट समाधान देखने को मिलते हैं। ये भी क्लियर हुआ। और हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मलारी गांव में जो समाधान थे उसकी सबसे पहली खोज जिन व्यक्ति के द्वारा की गई थी उनका नाम था शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण भी आप लोगों ने कह सकते हैं। क्लियर? और हमने एक बार पहले भी आपको शायद बताया होगा कि इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं किन की बात कर रहा हूं? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के बारे में, है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखो, दूसरा स्थान प्रस्तर पेटिका जहां से हमको प्राप्त होते हैं वो स्थान है आपका काकड़ी घाट। काकड़ी घाट, देखिए ये जो स्थान आपका पड़ता है ये पड़ता है नैनीताल में। तो यानी कि नैनीताल से भी हम लोगों को क्या प्राप्त होते हैं? आपके पत्थरों वाला जो महापाषाणिक जो समाधान है यहां से भी प्राप्त होते हैं। तीसरा, मैं बस ये लास्ट पॉइंट होगा आपका, ये होगा रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी से भी हम लोगों को क्या प्राप्त होते हैं? और ये पड़ेगा आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का रीजन मेनली तौर पर। तो रामगंगा घाटी में भी क्या मिलता है? प्रस्तर पेटिका समाधान हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक और चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर प्रस्तर पेटिका ऐसा नहीं है कि आपके और समाधान यहां से प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मलारी से केवल बड़े बड़े पत्थरों वाले ही बरियल से फिर समाधान मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और भी समाधान हमको मिलेंगे। नॉर्मल गड्ढा किया हुआ है, चौकोर गड्ढा, इसी तरीके का आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में, और सीधा उस जो मनुष्य होंगे या फिर जो डेड बॉडीज होगी उसको दफनाया गया है ना। क्लियर। उसी प्रकार से काकड़ी घाट, उसी प्रकार से रामगंगा घाटी में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि मात्र और मात्र महापाषाण काल महापाषाणिक की ही केवल हमको यहाँ समाधान जो है यहां से मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके घट समाधानों के बारे में, या फिर अर्न बरियल्स कलश समाधान। देखिए अब एक बात को समझना, देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा कि कलश जो हैं ये छोटे कलश तो होंगे नहीं। ऐसा मत समझ लेगा कि जैसे कि हम लोग पानी भरने के लिए, जो पानी को स्टोर करने के लिए जो घड़ा रखते हैं उतना छोटा घड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े घड़े होते हैं, और उन घड़ों के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये घड़ा है आपका कुछ इतना बड़ा, ठीक, कुछ इतना बड़ा घड़ा होगा, ठीक हो गया। और इतने बड़े घड़े के अंदर एक तो सबसे पहले क्या डाले जाएंगे, कंकाल के जो टुकड़े थे, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उनको कहां पे, आपके जंगल में छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जो भी कुछ पोर्शन होगा। तो उसके बाद उनको एक छोटे से घड़े में, हम लोग कह सकते हैं छोटे से घड़े में क्या किया जाता है, उन कंकालों को लाया जाता है, टुकड़ों को लाया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, एक गड्ढा किया जाएगा, और उस गड्ढे में इतना बड़ा ये कलश रख दिया जाएगा। बहुत बड़ा कलश है, छोटा मत समझिएगा। और उसके बाद उसको क्या डाला जाएगा, उन कंकाल को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर। तो हमने कहा तो कंकाल को आपके अंदर, यानी कि खोपड़ी हमने जैसे डाल दी, हाथ भी हम लोगों ने ऐसे डाल दिए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे घड़े। मैंने आपसे कहा कि वहां पर इन ताबूत बोले चाहे घटों के अंदर बोले, तो उनके अंदर उनकी जो फेवरेट चीजें होती हैं, प्रमुख चीजें होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जरूरतों की चीजों को कहां डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, इनके अंदर, या फिर इनके अंदर रख दिया जाता है। तो हमने इनके अंदर छोटे छोटे घड़ों को भी रख दिया, हमने इनके अंदर कील भी रख दी, हम लोगों ने इसके अंदर कुतुब भी रख दिए, हम लोगों ने इनके अंदर तस्तरियां, प्लेट, तस्तरी मतलब प्लेट भी हम लोगों ने यहां पे अंदर रख दी। ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमने इसके अंदर रख दिया, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, ढक दिया। ये बातें समझ में आ गए ना। तो इसे बोला जाता है कलश समाधान। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कलश समाधान जो हैं वो आपके उत्तराखंड के कौन कौन से हिस्सों से हमको प्राप्त होते हैं। तो मेनली तौर पर ध्यान रखना कि उत्तराखंड के ज्यादा हिस्सों से तो ये कलश समाधान हमको प्राप्त नहीं होंगे, परंतु जब इंडिया आप लोग पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में हमको और भी जगहों से क्या मिलते हैं, बहुत सारे कलश समाधान यानी कि अर्न बरियल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इनके स्थानों के बारे में। देखिएगा हमारे पास में जो स्थान है उसका नाम है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिख लेता हूं। देखें हमारे पास में स्थान है, स्थान होगा रामगंगा घाटी। मैंने आपसे कहा भी कि ऐसा नहीं है कि रामगंगा घाटी से केवल और केवल शिष्य समाधान ही हमको प्राप्त हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए रामगंगा घाटी में दो गांव पड़ते हैं ना, उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करेंगे। दो गांव पड़ते हैं, एक आपका गांव का नाम होगा सानना गांव। क्या नाम होगा, सानना गांव। इस सानना गांव को आप लोग सनाना गांव भी कह सकते हैं और सनाना गांव भी कह सकते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसको सनाना या फिर सनाना भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में, किताबों में इस तरीके के शब्द भी हमको मिलते हैं इस गांव के बारे में, नाम मतलब। क्लियर हो गया। देखिए सनाना गांव से हमको किस प्रकार के समाधान देखने को मिलते हैं, तो सनाना गांव से हमें प्रस्तर पेटिका समाधान यानी कि शिष्ट समाधान देखने को मिलते हैं। शिष्ट समाधान। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपने इसे यहां पर क्यों लिखाया, तो इसके पीछे की कहानी है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। शिष्ट समाधान, एक गांव दूसरा पड़ता है जिसका नाम होगा बसेड़ी गांव। क्या नाम होगा, बसेड़ी
गांव। बसेड़ी गांव या फिर बसेनी गांव, मैंने आपसे कहा जैसे कि ना की जगह पर ना लगाया हुआ है, उसी प्रकार से यहां पर ना की जगह पर ना लगाया आपको मिल सकता है बुक्स में, या फिर आपके जब एग्जामिनेशन जो ऑप्शंस होंगे वहां पे ऐसे देखने को मिल सकता है। तो बसेड़ी गांव, ध्यान रखना रामगंगा की मैं बात कर रहा हूं और साथ साथ में अल्मोड़ा की ही बात कर रहा हूं, यानी कि ये भी हमको कहां से मिले हैं, अल्मोड़ा से ही आपके प्राप्त होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं अल्मोड़ा। बसेड़ी गांव में देखो शिष्ट समाधान यहां से प्राप्त हुए। बसेड़ी गांव में हम लोगों को दोनों समाधान प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमको यहां से शिष्ट समाधान भी प्राप्त होते हैं और साथ साथ में आपके घट समाधान भी प्राप्त होते हैं। यानी कि बसेड़ी गांव ऐसा गांव है अल्मोड़ा रामगंगा घाटी का, जहां से शिष्ट और घट दोनों प्रकार के समाधान हमको देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया ना? अब देखिए ये जो शिष्ट समाधान है और घट समाधान है बसेड़ी गांव और सानड़ा गांव के, यहां से इनके अंदर हमको क्या प्राप्त होते हैं, यानी कि ताबूत हो गया और आपका एक घट हो गया, घड़ा हो गया। उनके अंदर कंकाल के साथ साथ में हम लोगों को कुछ मन के भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मन के भी प्राप्त होते हैं। मन के प्राप्त हुए। अब बात को समझते हैं कि मनकों का मतलब हुआ क्या है। देखिए मन का नॉर्मल, मनके का मतलब आप इतना समझ लीजिएगा जैसे कि आपकी ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरीज होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आभूषण। ठीक है, मनकों का मतलब नॉर्मल, सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर हम लोग क्या समझ सकते हैं? आभूषण समझ सकते हैं। देखिए ये जो मनके थे, स्टार्टिंग के समय की हम बात करें तो मनके बनाने की जो प्रथा जो स्टार्ट होती है, वैसे तो नॉर्मल अगर आप थोड़ा बड़े राइटर्स की बुक पढ़ते हैं तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि मिट्टी के बनाए हुए आभूषणों को मनका बोला जाता है। उस दौरान की बात करता हूं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? पत्थरों से भी बनाए। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने हाथी के दांत से भी बनाए। इसके बाद हम लोगों ने हड्डियों से भी बनाए। वैसे हाथी के दांत की हड्डी हो गया, परंतु ये भी हड्डियां जानवरों की हड्डियों से भी बनाए। और उसके बाद हम लोगों ने आपके मोती की मैं बात करता हूं, है ना, तो मोतियों से भी बनाए। और पत्थरों में तो हमारे पास में अलग अलग प्रकार के जैसे रूबी होते हैं, है ना, आपने अगेट सुना होगा, और आपने जैसे कि कार्नेलिया सुना होगा, है ना। कई प्रकार के पत्थर होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, जो आप अपनी अंगूठी में लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि मिट्टी, पत्थर, हाथी, हड्डियों या फिर मोती, सीप भी है हमारे पास में, तो इनको क्या बोला जाता है? इनसे बनाए जाने वाले आभूषणों को नॉर्मली तौर पर हम लोग क्या कह देते हैं? मन का कह देते हैं। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि मन के हमको प्राप्त हुए यहां से। अच्छा, अब देखिएगा, वैसे तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में हमें अलग अलग कलर के, अलग अलग प्रकार के मन के प्राप्त होते हैं। परंतु अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दो पत्थरों के मन के प्राप्त होते हैं। एक तो हो गया आपका कौन सा? कार्नेलियन। एक क्या हो गया? कार्नेलियन। ठीक हो गया। और एक होता है आपका, एक तो हो गया कार्नेलियन और एक होता है अगेट। ठीक है, तो कार्नेलियन और अगेट से बने हुए मन के आपके बसेड़ी गांव और सारणा गांव से मिले हुए क्या? समाधानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने बात की है आपके समाधानों के बारे में। और भी चेक कर लेते हैं कि और हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं इन समाधानों से। तो समाधानों से प्राप्त वस्तुओं को चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हमको यहां से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी है, तस्तरियां हमको यहां से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? तस्तरियां, यानी कि प्लेट, आप लोग इसे इंग्लिश में कह सकते हैं प्लेट, हमको प्राप्त होती हैं। साथ साथ में यहां से हमको कील प्राप्त होती है, कील भी प्राप्त होती है।
और देखिए, और हम लोग क्या कहते हैं, घट प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे घड़े भी हम लोगों को यहां से प्राप्त होते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, आप ईटीसी लिख सकते हैं यहां पर, इत्यादि। ठीक हो गया ना। तो ये थे आपके समाधानों के दो प्रकार जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। एक होगा आपका आयताकार, चौकोर कह सकते हैं, और दूसरा आपका घट आकार का प्राप्त होता है। तो ये तो हमने यहां पे देख लिया। कल हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ने की कोशिश की थी, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने बात की थी कि जो समाधान थे उनको रखने की दिशा क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उन दिशाओं को समझने की थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा एक बार इसको इरेज कर लेता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो अब देखें, समझना, ये जो समाधान है मेनली तौर पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो ये पत्थर वाला, जो यानी कि जो ताबूत वाले की जो सिस्ट बरियल्स की मैं बात करता हूं, इस सिस्ट बरियल को रखने की दिशा क्या होगी। तो अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो याद होगी, उसका पोर्शन आपने थोड़ा सही ढंग से देखा होगा, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ध्यान भी आ रहा होगा कि उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन है, या फिर आप ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो ध्यान रखना, हमारे पास में पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तो समाधानों को बनाने की दिशा, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान रखें, तो ये डायरेक्शन थी हमारे पास में पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये होगा आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट, ये डायरेक्शन होगी किसको रखने की, आपके समाधानों को बनाए। और यहां पर रख दिए गए हैं आपके कंकाल, बाय द वे क्या रख दिए गए हैं, कंकाल रख दिए गए हैं। ठीक हो गया, और यहीं पर ही बर्तनों को भी रख दिया गया है, तस्तरियां वगैरह जो भी कुछ चीज होगी। ठीक हो गया। अब एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में जब ये मानवों वाला काल आप लोग देखते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि जो मानव का जो सिर होगा वो पश्चिम की तरफ रखा जाता था, और जो पांव होंगे वो पूर्व की तरफ रखे जाते थे। परंतु उत्तराखंड में अगर हम लोग चेक करें, तो उत्तराखंड में रखने की ऐसी विशेष पद्धति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलता है कि पांव जो है वो पूर्व की तरफ भी होंगे, ईस्ट की तरफ भी हैं, कुछ पश्चिम की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ भी हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर मैनर्स नहीं है रखने का। क्लियर हो गया ना। तो यहां तक हम लोग ने बात कर चुके हैं समाधानों को रखने की दिशा। साथ में बात करते हैं, ध्यान रखना, मैंने कल की वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था, ये जो समाधान हैं, इन समाधानों के जो पूर्व और पश्चिम जो दिशा में जो मैंने बड़े बड़े पत्थर रखवाए थे, कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो उन पत्थरों पर पश्चिम यानी कि वेस्ट या फिर पूर्व में एक छेद किया गया था, है ना, और उस छेद के माध्यम से क्या रखा गया है, वहां अंदर कंकाल रखे गए। परंतु यहां पर हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो यानी कि उत्तराखंड से प्राप्त समाधान पर कोई भी किसी प्रकार का छिद्र नहीं है, यानी कि समाधान जो है छिद्र युक्त नहीं है, छिद्र युक्त नहीं है। ये हम लोगों ने यहां से चेक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान रखना, एक और चीज को देखिएगा। स्थानीय लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिएगा कि ये जो हमने इस प्रकार से समाधान जो रखे हुए हैं, है ना, इस प्रकार समाधान रखे हुए, इन समाधानों के जस्ट बगल में आप चाहे पूर्व में रखें चाहे पश्चिम में रखें, इस प्रकार से खड़ा पत्थर रखा जाता है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह है इस प्रकार से समाधान जो कि गड्ढा किया हुआ है, और जो शव है या फिर जो डेड बॉडी है अंदर रख दी गई है, और बगल में एक खड़ा पत्थर रख दिया गया है। किस प्रकार से होगा,
तो ये है खड़ा पत्थर इस तरीके से, है ना। आपने क्रिश्चियन में या फिर ईसाई धर्म में देखा होगा कि जब बॉडी को दफनाया जाता है, शवों को दफनाया जाता है, तो एक बगल में पत्थर जो है गाड़ दिया जाता है, खड़ा पत्थर, है ना। और उस खड़े पत्थर पे क्या लिख दिया जाता है, नाम लिखा जाता है कि जिसकी डेड बॉडी है, साथ साथ में वहां पर उसकी बर्थडे डेट और जब उनकी मृत्यु हुई है वो डेट भी आपकी लिख दी जाती है। क्लियर हो गया ना। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी हमको क्या प्राप्त होंगे, समाधानों के बगल में एक खड़े पत्थर प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, खड़े पत्थर प्राप्त होंगे। और ये जो खड़े पत्थर हैं, ध्यान रखिएगा, इस पर किसी भी प्रकार का नाम हमको देखने को नहीं मिलता, नाम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, कुछ भी देखने को नहीं है, बस एक खड़ा पत्थर यहां पे रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी खड़े पत्थर को क्या बोला गया है, दीर्घाश्म बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, इस खड़े पत्थर को, ये खड़ा पत्थर है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। अपने नोट्स में आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, खड़ा पत्थर। क्लियर हो गया। और ये हो गया ताबूत यानी कि समाधान। ठीक हो गया। तो इस खड़े पत्थर को क्या बोल दिया जाता है, दीर्घाश्म कहा गया है, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसे कहा जाता है मेनिहर। क्या बोल दिया जाता है, मेनिहर बोल दिया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा मेनिहर, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि मेनिहर क्या होते हैं, या फिर मेनिहर का संबंध किससे लगाया जाता है, या फिर मेनिहर किससे संबंधित है। तो सिंपल समझ जाएगा, महापाषाण कालीन संस्कृति से इनका संबंध दर्शाया जाता है। तो हमारे पास में एक और क्वेश्चन क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ये बातें समझ में आई। इसके बाद हम एक पोर्शन को और क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद आपका ये महापाषाण कालीन समाधान वाला टॉपिक हो जाएगा फिनिश। देखिए, हमारे पास में उत्तराखंड से कुछ क्षेत्र हैं जो कि मोस्टली तौर पर अल्मोड़ा से हमको प्राप्त होंगे समाधान। क्लियर, उनके नाम लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि मेनली तौर पर वे स्थान जहां से हमको महापाषाण कालीन समाधान प्राप्त होते हैं, वो स्थान एक जनपद है जिसका नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्थान होंगे वो देखिए, एक स्थान हमारे पास में है जिसका नाम है आपका नौगांव कह सकते हैं। देखिए, नौगांव जो है आपको उत्तरकाशी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नौगांव भी कहते हैं हमसे। नौगांव हो गया, नौला क्षेत्र हो गया, नेक्स्ट जैनल हो गया, नेक्स्ट पांडु खोली हो गया। ये सारे के सारे जो स्थल है, ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है, अल्मोड़ा जिले में आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो नौगांव, नौला, जैनल, पांडुखोली, सोमेश्वर। देखिए, ये सोमेश्वर जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग डायनेस्टीज स्टार्ट करेंगे, यानी कि वंश पढ़ने स्टार्ट करेंगे, तो एक वंश हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा चंद वंश, है ना। और चंद वंश में सबसे पहला राजा जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा सोमचंद। सोमचंद ने ही अल्मोड़ा में सोमेश्वर मंदिर या फिर सोमेश्वर का निर्माण करवाया था, और उसका नाम जो है अपने नाम पर रखा है, सोमचंद के नाम पर। यह बात समझ में आ गई ना। ठीक है, उसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे सोमेश्वर को। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, सोमेश्वर कहां पर होगा, अल्मोड़ा में स्थित है। यहां से भी हमको क्या प्राप्त हुए हैं, महापाषाण कालीन समाधान प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे पास में एक नाम होगा, वो है आपका बगवाली पोखर। क्या नाम होगा, बगवाली पोखर। अच्छा, इस बगवाली पोखर को पढ़ने से पहले एक नाम और देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा एक पॉइंट जो है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसका नाम होगा डीना पानी। डीना पानी। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। इस डीना पानी के मैटर को थोड़ा इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने जब इस प्रकार के चीजें देखी, देखो उनको तो नहीं पता कि इन बड़े बड़े पत्थरों के अंदर क्या रखा गया है। उनको तो बस इतना लगा हुआ है कि कोई चीज यहां पर
पत्थर वाली है, पत्थर है, ऑब्वियसली है, पत्थर वाली तो है, पत्थर है और उसके आगे एक पत्थर क्या है, खड़ा हुआ है। उन्होंने इसका संबंध किससे लगा दिया, भगवान से लगा दिया। कैसे? देखो हमको पता है काफी जो आध्यात्म के तौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि भगवान को मतलब किसी ने अगर हमको कोई बात कहानी के तौर पर बता दी तो हम उसको सच मानने लग जाते हैं कि आध्यात्म ऐसा ही होता है ना। एक ही कहानी के 3600 पहलू आपको देखने को मिलेंगे और 3600 प्रकार की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी एक ही पॉइंट पर। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए बोलते हैं ना कि एक पॉइंट बोलते हैं, जैसे जैसे मुंह बदलते हैं उसी प्रकार से बातें भी बदलती जाती हैं। एक बात अगर किसी दूसरे के पास पहुंचती है तो उस पर मिर्च मसाला लगाता है, फिर उसी प्रकार से दूसरे के पास पहुंचती है तो वो भी मिर्च मसाला लगाता है। अंतिम तौर पर जहां से बात स्टार्ट हुई थी और अंतिम तौर पर जहां पे पहुंचती है, बात का क्या बन जाता है, बतंगड़ बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पे भी देखने को मिलेगा। होगा क्या, ये जो खड़ा पत्थर है, इस खड़े पत्थर पर लोगों ने क्या कर दिया, पिठाई लगा दी। क्या लगा दी? पिठाई, कोई कलर लगा दी। और आपके राइटर्स कहते हैं, इनमें से एक राइटर हमारे पास में पुरातात्विकवेत्ता हैं जिनका नाम होगा महेंद्र प्रसाद जोशी या फिर एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी भी हम लोगों ने कह सकते हैं। एमपी जोशी ने देखा कि इस पत्थर पर क्या मिली है, आपको लाल कलर पिला हुआ है, इस प्रकार से लाल कलर लिखा हुआ है। और गांव के लोगों ने यानी कि डीना पानी के स्थानीय लोगों ने इससे क्या मान लिया, पड़िया देव मान लिया। क्या बोला मैंने? देखिए ध्यान रखना, क्या मान लिया, पड़िया देवता या फिर पड़िया देव। देखो हम लोग क्या बोल देते हैं कि अगर आप लोग देखो सारे के सारे उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली पहाड़ों से आप बिलोंग करते होंगे। जो प्लेन से बिलोंग करते हैं, मैदानों से बिलोंग करते हैं, उनको तो शायद ना पता हो, परंतु आप समझ जरूर सकते हैं क्योंकि हमको उत्तराखंड के एग्जाम देने हैं। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम सोने के लिए जाते हैं पहाड़ों में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ना नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पढ़ना। क्लियर हो गया ना? पढ़ना। तो यही पढ़ना जो है यहां से रिलेट कर दिया गया है, यानी कि वो देवता जो लेटा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पड़िया देवता नाम दे दिया, क्योंकि यहां पर पिठाई लगी हुई थी और साथ साथ में आपके पत्थर इस प्रकार का लिटाया हुआ था। बाद में जाके आपके रिसर्चर जो होंगे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो होंगे उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर तो क्या रखा हुआ है, कंकाल तंत्र हमको प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी आस्था एक बार बन जाती है तो वो आपकी बन ही जाती है। तो आज तक भी लोग क्या करते हैं, डीना पानी के स्थानीय लोगों की मैं बात करता हूं, तो डीना पानी के स्थानीय लोग यहां के समाधान को पड़िया देव के रूप में पूजते हैं। ये मामला क्लियर हुआ? तो हमने ये समझ लिया कि डीना पानी के लोग यानी स्थानीय जो लोग हैं यहां के समाधान को पड़िया देवता के रूप में पूजते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि ये बताइएगा कि पड़िया देवता कहां के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा पूजा जाता है, तो वो होंगे आपके डीना पानी। और नॉर्मली अगर जिले का नाम आए तो आप उसे अल्मोड़ा कह सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद के पोर्शन को, चलिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आपके पास में आता है उसका नाम है बगवाली पोखर, और ये होगा लास्ट पॉइंट आपका, बगवाली पोखर। देखिए इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना, देखिए बगवाली पोखर में हुआ क्या है कि आपके एमपी जोशी जाते हैं, और एमपी जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी, लेकिन आपके महेंद्र प्रसाद जोशी जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद जब उनको कई सारे
क्या प्राप्त हुए? महापाषाण कालीन समाधान प्राप्त, फिर महापाषाण समाधान प्राप्त हुए। तो उन्होंने ये चेक किया कि साउथ इंडिया की महापाषाण कालीन समाधान और आपके उत्तराखंड से प्राप्त ये जो समाधान है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। कैसे? देखो, कल भी हमने कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया था। पहला कंपैरिजन कि वहां के जो समाधान हैं, वहां पर छिद्र युक्त क्या मिलते हैं? समाधान मिलते हैं। कंकाल को ऐसे ही डाल दिया गया है। क्लियर हो गया ना? और बाद में जाके पत्थर को, पहले पत्थर को रख दिया गया, बाद में कंकाल डाल दिए गए हैं। परंतु उत्तराखंड में तो भाई हमको ऐसे देखने को नहीं मिलता। उत्तराखंड में तो सिस्टमेटिकली है। कैसे सिस्टमेटिकली? वहां पर बिल्कुल भी छेद देखने को, छिद्र देखने को नहीं मिलता समाधानों में। साथ साथ में कंकाल को सही ढंग से रख दिया गया है, वेल मैनर में रखा गया है। साथ साथ में कि जो बर्तन रखे हुए हैं, जो वस्तुएं रखी गई हैं, जो सामान रखा गया है, उस सामान को भी वेल मैनर में सर के साइड पर रख दिया गया है। तो यानी कि वहां से कोई भी संबंध नहीं हो सकता आपके उत्तराखंड का, दक्षिण भारत से उत्तराखंड का कोई भी संबंध नहीं है। ये कौन बोलता है? ये आपके एमपी जोशी कह रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने जब बगवाली पोखर में उत्खनन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृति है, ये उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति है और इस संस्कृति को एक नाम देते हैं, जिसको नाम दिया गया बगवाली पोखर धनखल संस्कृति। तो ध्यान रखें, मैं नोट करके यहां पे लिखवा देते हैं, देखिएगा। एमपी जोशी देखिए, इनका नाम जो है कहीं कहीं पर महेश्वर प्रसाद जोशी आपको देखने को मिलेंगे और कहीं पर महेंद्र प्रसाद जोशी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैं कहूं, आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं, महेश्वर प्रसाद जोशी ज्यादा सुटेबल है। ओके, आगे बात करते हैं। महेश्वर प्रसाद जोशी ने, देखो कहां से? बगवाली पोखर से। महेश्वर प्रसाद जोशी ने बगवाली पोखर के उत्खनन के आधार पर इसे स्थानीय संस्कृति कहा व इसका नाम बगवाली पोखर धनखल संस्कृति, बगवाली पोखर धनखल संस्कृति दिया। तो इसका नाम क्या दिया? बगवाली पोखर धनखल संस्कृति इसका नाम दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहां से? ध्यान रखना, देखो ध्यान रखिएगा। बगवाली पोखर से उत्खनन के जो रिसर्च उन्होंने किए, उसके आधार पर उन्होंने इसको स्थानीय संस्कृति कहा, उत्तराखंड की संस्कृति कहा और बगवाली पोखर धनखल इसका नाम दिया। क्वेश्चन ये बताना कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा, जो पुरातात्विक वेत्ता के द्वारा उत्तराखंड के महापाषाणिक समाधानों की संस्कृति या फिर उत्तराखंड के महापाषाणिक संस्कृति को बगवाली पोखर धनखल संस्कृति कहा? तो वो किसने कहा? एमपी जोशी ने कहा है। ये मामला क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां तक तो था आपका महापाषाणकालीन संस्कृति या फिर समाधान, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर नई नई चीजें देखो आपको देखने को मिल रही है। बगवाली पोखर एक स्पेशल संस्कृति उन्होंने नाम दे दिया। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि गेरुए रंग की संस्कृति
उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त होती है, या फिर गेरवे रंग की संस्कृति का नगर किसे बोल दिया गया है, तो आप हरिद्वार को नाम बोल देते हैं। क्लियर। तो उसी प्रकार से भाई ये भी तो हो सकता है कि बग्वाली पोखर धनकल संस्कृति किसे कहा गया है, तो महापाषाणकालीन संस्कृति को कहा गया है। किसने कहा? एमपी जोशी ने कहा। आगे चल के अब ध्यान रखिएगा कि बहुत रिसर्च जब आगे चल के हो जाएगी, फिर होने वाली है या फिर हो रही है, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हम महापाषाण संस्कृति ना पढ़ें, हम क्या पढ़ेंगे? बग्वाली पोखर धनकल संस्कृति पढ़ेंगे उत्तराखंड में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो यहां तक था मामला आपके महापाषाणकालीन संस्कृति का। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कप मार्क्स के बारे में, और कप मार्क्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके ईंटों के ढेर के बारे में। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत अच्छी है या फिर आपको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।